नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे उन जबरदस्त आइडियाज की जिन्होंने 20वीं सदी में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं यूरोप में समाजवाद के उदय की और उस चिंगारी की जिसने आगे चलकर रूसी क्रांति को जन्म दिया। 19वीं सदी का यूरोप और हवा में एक सवाल तैर रहा था, क्या एक बेहतर समाज मुमकिन है? जिस तरह से हम रहते हैं, क्या उसे बदला जा सकता है? क्या इसे पहले से बेहतर बनाया जा सकता है? और इसका जवाब, या कहें कि एक उम्मीद मिली फ्रांसीसी क्रांति से। उसने ये साबित कर दिया था कि जो पुरानी व्यवस्था है, यानी राजा और चर्च का राज, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इस क्रांति ने एक ऐसी चिंगारी जला दी थी जिसने लोगों को यकीन दिला दिया कि समाज की पूरी बनावट को बदला जा सकता है। तो चलिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद के उस दौर में चलते हैं और देखते हैं कि यूरोप का माहौल आखिर था कैसा। मतलब ये जो क्रांति की लहरें थी ना, वो सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रुकी, ये पूरे यूरोप में फैल गईं और हर गली, हर चौराहे पर ये बहस छिड़ गई कि एक इंसान की आज़ादी का असली मतलब क्या है और समाज पर असल में किसका कंट्रोल होना चाहिए। अब जब ये सब आइडियाज़ की उथल-पुथल चल ही रही थी, तो एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था, औद्योगिक क्रांति। और इसने समाज में एक बिल्कुल नए तरह का संघर्ष पैदा कर दिया। देखिए, कारखानों ने वादा तो किया था तरक्की का, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। मजदूरों के लिए इसका मतलब था दिन में 12 से 15 घंटे की कमरतोड़ मेहनत, इतनी कम तनख्वाह की गुजारा मुश्किल हो जाए, और सिर पर हमेशा बेरोजगारी की तलवार लटकती रहती थी। शहर तो बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ गंदगी और भीड़भाड़ भी बढ़ती जा रही थी। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये बस किसी एक देश की कहानी थी। नहीं, जैसा इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है, चाहे वो लंदन की गलियां हो या रूस के कारखाने, औद्योगिक मजदूरों की दर्दनाक कहानी हर जगह एक जैसी थी। ये एक पूरे महाद्वीप की समस्या बन चुकी थी। तो अब सवाल ये था कि इन समस्याओं का हल क्या है? इसके जवाब में ना 3 बड़ी राजनीतिक विचारधाराएं सामने आई, जो समाज के लिए अलग अलग रास्ते सुझा रही थीं। तो भविष्य को लेकर ना 3 अलग अलग रास्ते सामने आए। एक तरफ थे लिबरल्स, जो बदलाव तो चाहते थे, पर उन्हें डर था कि कहीं सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दूसरी तरफ थे रेडिकल्स, जो बहुमत पर आधारित सरकार चाहते थे और सिस्टम में जड़ से बदलाव के हिमायती थे। और फिर थे कंजर्वेटिव्स, जो मानते थे कि जो पुराना है वही सबसे अच्छा है, और वो किसी भी बड़े बदलाव के सख्त खिलाफ थे। मतलब कि वो राजशाही को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन इन तीनों के अलावा एक और भी आइडिया था, जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी था। ये औद्योगिक युग की नाइंसाफी को ठीक करने के लिए एक बिल्कुल नया समाधान दे रहा था, समाजवाद। तो समाजवाद का मतलब क्या है? इसका जो मूल आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। उत्पादन के साधन, यानी कि कारखाने, खदानें, जमीन, ये सब किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी न होकर पूरे समाज के कंट्रोल में होनी चाहिए। समाजवादियों का मानना था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ही है प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका कहना था कि जब कोई एक आदमी किसी कारखाने का मालिक होता है, तो उसका मेन मकसद अपने लिए मुनाफा कमाना होता है, ना कि उन मजदूरों का भला करना जो असल में उस प्रॉपर्टी को चला रहे हैं। और यहीं एंट्री होती है कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों की। उन्होंने एक और भी क्रांतिकारी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को इस शोषण से आज़ादी के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद ही इस पूंजीवादी सिस्टम को उखाड़ फेंकना होगा। और लक्ष्य क्या था? एक कम्युनिस्ट समाज बनाना, जहां सारी संपत्ति पर पूरे समाज का कंट्रोल हो। अब सवाल ये उठता है कि जब औद्योगिकरण पूरे यूरोप में फैल रहा था, तो पहला समाजवादी इनकलाब रूस जैसे देश में ही क्यों हुआ, जो कि इंडस्ट्रियली उतना डेवलप्ड भी नहीं था? इसकी एक बड़ी वजह थी रूस की पॉलिटिकल सिचुएशन। 1914 में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का राज था। वो एक निरंकुश शासक था, मतलब उसकी पावर पर किसी संसद या कानून की कोई रोक-टोक नहीं थी। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, रूस की लगभग 85% आबादी खेती-बाड़ी पर निर्भर थी। ये नंबर यूरोप के किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा था। मतलब जहां बाकी यूरोप इंडस्ट्रियल बन रहा था, वहीं रूस अब भी एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश था। शहरों में भी मजदूरों की हालत बहुत ही खराब थी। इस तस्वीर में जैसा दिख रहा है, वो अक्सर ऐसे बैरक जैसे कमरों में रहते थे। और तो और, कुछ वर्कशॉप्स में तो काम के घंटे 15 घंटे तक पहुंच जाते थे। और गांवों में तो हालत और भी विस्फोटक थी।
फ्रांस के किसानों की तरह नहीं थे ये। रूसी किसान जमींदारों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। वो अक्सर लगान देने से मना कर देते थे और चाहते थे कि जमींदारों की जमीन उनसे छीन ली जाए। और फिर 1904 में हालात बद से बदतर हो गए। जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे और मजदूरों की जो असली कमाई थी उसमें 20% की जबरदस्त गिरावट आ गई। जो आग पहले से सुलग रही थी उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी यही थी। इसके बाद जो हुआ उसने रूस का इतिहास हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी। जनवरी 1905 में खूनी रविवार की घटना हुई, जहां शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी गईं। इस एक घटना ने पूरे देश में क्रांति की आग भड़का दी। हड़तालें होने लगी, यूनिवर्सिटीज बंद हो गईं और हर तरफ से संविधान की मांग उठने लगी। इस भारी दबाव में आकर जार ने एक चुनी हुई संसद यानी ड्यूमा बनाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। जैसे ही जार को लगा कि उसका कंट्रोल वापस आ गया है, उसने अपनी तानाशाही को बनाए रखने के लिए पहले ड्यूमा को सिर्फ 75 दिनों में और दूसरे को 3 महीने के अंदर ही डिसमिस कर दिया। तो जार ने अपनी सत्ता तो वापस पा ली, लेकिन जो बदलाव की आग लोगों के दिलों में जली थी वो बुझी नहीं थी। 1905 की इस क्रांति को अक्सर एक ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ये फेल जरूर हुई, लेकिन इसने आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की आहट दे दी थी। सवाल अब ये नहीं था कि क्रांति होगी या नहीं, सवाल ये था कि अगला और शायद आखिरी इनकलाब कब और कैसे होगा।